कर्क राशि, कर्क लगन और लग्न में ही चंद्रमा। शास्त्र कहते हैं कि कर्क में चंद्रमा हो तो मनुष्य उद्योगी, धनी, शूर, धर्म को मानने वाला, गुरु का भक्त, मतिमान, थोड़ा दुबला शरीर, कार्यकुशल, प्रवास प्रिय मतलब यात्राओं में आनंदित होने वाला, सरल हृदय, अच्छे मित्रों वाला और धन संपदा के मामले में कोई कमी नहीं रहने वाला और हमेशा खुश रहने वाला, थोड़ा सा सिर में तकलीफ रहने वाला, ऐसा कुछ शास्त्रों से या पुस्तकों से हम लोगों को प्राप्त होता है। संपूर्ण विवेचना हम लोग इसके दूसरे पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कर्क लगन के प्रथम भाव में चंद्रदेव। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सब बातें पुस्तकों के अनुसार पूरे वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई एक पुस्तक नहीं है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग पुस्तकें, और उनके हिसाब से जब देखा जाता है तो बहुत सी बार एक ही ग्रह के फल एक ही स्थान पे या एक ही राशि में विपरीत फल भी आ जाते हैं। ये बात बहुत बार हमने वीडियो में बताई है आपको। यहां पे सही और गलत का क्वेश्चन नहीं है, यहां पे वो क्वेश्चन है जो शुरुआत में ही ज्योतिष की पुस्तकों में लिखा हुआ रहता है कि जब भी आप किसी जातक का फलादेश करो तो देश, काल और परिस्थिति, मतलब कौन से देश में कौन से समय में, जैसे वर्तमान समय है, आप जन्मपत्री कब लेके आए, सपोज आप 50 साल के हो गए उसके बाद में लेके आए, तो 50 साल पहले का पीरियड, उसका कुछ अंश ज्योतिष के विद्वान को पता होना चाहिए कि 50 साल पीरियड पहले का पीरियड किस तरह का था और कौन सी परिस्थिति में जातक का प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ है, उसको कौन सी महादशा मिली है, किस तरह का बचपन उसका बीता है, किस तरह के संस्कार उसके और उसके माता पिता के हैं, और वर्तमान परिस्थिति में वो कैसे कर्म कर रहे हैं। इतनी जानकारी जब होती है तब एक अच्छा ज्योतिषी थोड़ा आसानी से फलादेश कर लेता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि फिलहाल इस इंसान ने अपने कर्मों के द्वारा कौन कौन से भावों को और ग्रहों को बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिव किया है। क्योंकि कोई भी ग्रह या कोई भी भाव, उनको एक्टिव करने का सबसे ज़्यादा काम दशा, महादशा और अंतरदशा का होता है। ये बात एकदम सही ज्योतिष के अनुसार, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि आदमी अपनी दिनचर्या और वर्तमान कर्मों के हिसाब से, जो कि दशा, महादशा या अंतरदशा से मैच नहीं करते हो, वैसे कर्म कर रहा है, तो फिर उस कुंडली का फलादेश करने में आपको आसानी नहीं हो सकती। आपको वर्तमान कर्मों को उसका जानना पड़ेगा, तब आप कुछ उपायों के द्वारा, कुछ उसको गाइड करके, कुछ उसको समझा के, और जो जन्मपत्री चाहती है उसके अनुसार कर्म करवा के आगे की यात्रा उसकी सुगम बना सकते हैं। आप उसकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। ये जो मोटिवेशन स्पीच वगैरह आती है, ये सुनने में तो अच्छी लगती है। एक पर्टिकुलर हॉल में चिल्ड एसी में बैठ के और एक ही आदमी की वॉइस, उस वॉइस के द्वारा, उस आवाज़ के द्वारा, जिसमें उसने प्रारब्ध के द्वारा वो आवाज़ प्राप्त की है उस इंसान ने, वो आपका मेक ओवर कर देता है उस समय के लिए, उस पीरियड के लिए, क्योंकि वो समय आपका उसके लिए बंध जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उस समय आप हवा में उड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उस रूम या उस हॉल या उस कॉन्वेंट हॉल से जब बाहर निकलते हैं और यथार्थ से सामना होता है,
तब वो बातें उतनी ही काम आती है जितनी रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग तरह तरह की बातें सुनते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम को फेस करना, प्रॉब्लम से पार होना या उससे झगड़ा करना, उससे लड़ाई करना और अपनी प्रॉब्लम को अपने पराक्रम के द्वारा उसको दबा के या उससे संघर्ष करके आगे बढ़ना, ये खुद को करना पड़ता है। और उसके लिए आपकी जन्मपत्री में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लग्न कैसा है, क्योंकि सब कुछ करना तो आपको ही है। और आप कौन है? जन्मपत्री के हिसाब से आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आप खुद लग्न है। आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपके गले के ऊपर का हिस्सा, जिस हिस्से के द्वारा पूरे अंगों को नियंत्रित किया जाता है, आपका स्वरूप, आपके गुण, आपकी जाति, आपके सुख दुख, कांति, स्थिति, यश अपयश, मान अपमान, सब कुछ आपको खुद को भोगना है। मतलब आपका लग्न। बाकी जितने भी अंग हैं वो सब आपके लग्न की हेल्प करने के लिए है, क्योंकि हर स्थान से नक्षत्र पुरुष या राशि पुरुष या लग्न पुरुष के हिसाब से आपके प्रत्येक अंग आपके प्रत्येक स्थान से आपको दिए गए हैं। किसको? आपको। किसी स्थान में जब पीड़ा होती है, सपोज आपके हृदय में पीड़ा हुई, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपको अपना चतुर्थ स्थान देखना पड़ेगा। लग्न से भी देखना पड़ेगा और चंद्रमा से भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान में कारक चंद्रमा होते। लग्न की स्थिति देखनी पड़ेगी। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लग्न में आपके चंद्रमा, करक लग्न है, करक राशि है। कालपुरुष के अनुसार करक राशि आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। और अगर आपका करक लग्न हो गया तो आपका चतुर्थ स्थान आपका लग्न हो गया। मतलब आप हृदय से अपने कारक राशि के स्वामी को लेके आपके लग्न में विराजमान है। मतलब हृदय से आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, किसी भी बात को मन में बहुत जल्दी लगाएंगे। प्रायकर आपने देखा होगा कि ऐसे इंसान कलाकार होते हैं, एक्टिंग में माहिर होते हैं। ये पल में रोने लग जाते हैं, एक क्षण बाद में हंसने लग जाते हैं और मिनटों में उदास हो जाते हैं। मतलब इनको समझना, एक कलाकार को समझना संभव नहीं है। जितने भी कला के क्षेत्र में हैं, चाहे वो संगीत हो, वाद्य हो, नाटक मंडली हो या पिक्चर या फिल्म वगैरह में हो, सीरियल में हो, बहुत सी कुंडलियों को आप देखिए जो ऑनलाइन आपको मिल जाती है फेमस कलाकारों की। प्रायकर करक लगन वाले मिलेंगे या चंद्र प्रधान या शुक्र प्रधान मिलेंगे। तो जिसके भी करक लगन में चंद्रमा रहता है, भौतिक जगत में बहुत सुखों को प्राप्त करता है। भोगों का कारक, सुखों का कारक चंद्रमा को बोला गया है। वर्तमान समय में शुक्रदेव को बदनाम किया कर रहे हैं कि सब सुख भोग शुक्रदेव से देखो। हमने इसके विषय में एक शुक्रदेव और परशुराम बोल के एक पाठ भी दिया हुआ है, समय मिले तो उसको सुनने का कोशिश कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुखों का भोग और भोगों का सुख, ये दोनों ही बातें चंद्रमा से देखनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके मन से होती है। मन आदेश करता है शरीर को और शरीर उस काम में या मस्तिष्क उस काम में लग जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने अपने दिमाग से सोचा। एक्चुअली दिमाग से सोचने की प्रवृत्ति तब शुरू होती है जब आपने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, जो कि 99% संभव ही नहीं है वर्तमान समय में। और जिनके साथ संभव है वो कल क्या होगा, परसों क्या होगा,
मेरी जन्मपत्री कैसी है, मेरा भाग्य कैसा है, इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि क्या करने से क्या होगा। वो अपने आप को कंट्रोल्ड है हर चीज़ में। उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो हर अंग को आदेश देके उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क, उनका मन उनके खुद के कंट्रोल में। लग्न में चंद्रमा आपको धनी बनाता है, भोगी बनाता है, तरह तरह की चीज़ों का शौकीन बनाता है। हर चीज़ के प्रति आपकी दृष्टि भोग वाली रहती है। कभी भी किसी भी बात पे टिक के रहना ऐसे इंसानों के लिए संभव नहीं है। बोली हुई बात पे पूरी तरह खरा उतरना बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी बातों पे नाराज होना और छोटी छोटी बातों पे खुश होना प्रायः चंद्र प्रधान आदमियों के विशेष गुण होते हैं। जल से विशेष लगाव होता है। जल से संबंधी रोग होने, कफ प्रवृत्ति वगैरह, ये सब चीजें भी ज्यादा प्राय देखने को मिलती है। यहां से अपनी सप्तम दृष्टि ये सप्तम स्थान में देंगे, शनिदेव की राशि। शनिदेव को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा को कंट्रोल शनिदेव करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में यह बोला जाता है कि शनि और चंद्रमा विषय योग होते हैं। कुछ जगह हो सकते हैं, लेकिन हर जगह होते हम ये नहीं मानते। चंद्रमा मन को कंट्रोल करने का हिम्मत या पुरुषार्थ अगर किसी ग्रह में है तो वो शनिदेव है। बाकी किसी ग्रह में नहीं, कोई नहीं कर सकता। राहुदेव ग्रहण लगा सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग बोलते हैं कि सूर्य के ऊपर राहु का ग्रहण आ गया, चंद्रमा के ऊपर राहु का ग्रहण आ गया, ऐसा ऐसा होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एनी टाइम उसको ग्रहण लगा के नहीं रख सकते। उसका एक पर्टिकुलर पीरियड है। वो ज्योतिष में मैथ्स के द्वारा हम लोग आज के 1000 साल पहले का या 1000 साल बाद का भी ज्योतिषियों ने निकाल के रखा है। वो कैलकुलेशन है, वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फलादेश फिक्स नहीं है। हर विद्वान की अपनी व्याख्या है। किसको कितना एक्सपीरियंस है, किसको कितना गॉड गिफ्ट है प्रारब्ध के द्वारा, कि वो ग्रह को किस तरह से समझता है, स्थान को किस तरह से समझता है, उसके ऊपर डिपेंड है। हम जो बता रहे हैं वो भी वैसा का वैसा ही आपके जीवन में होगा कि आपका करक लगन है, चंद्रमा वहां पे प्लेस है, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि यहां भी बहुत बड़ा साइंस है। नवमांस आता है, पहला नवमांस खुद करक का ही आएगा, और उसके बाद में अपनी सीरियली करक सिंह में, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन में इस तरह से चलता जाएगा 320 डिग्री तक। तो नवमांस चेंज होने से उसके फलों में चेंज आ जाती है। नक्षत्र के चरण चेंज होने से नक्षत्रों में, उसमें फलों में परिवर्तन आ जाता है। पहला नक्षत्र गुरुदेव का आएगा, चतुर्थ चरण का। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र के चारों चरण आ जाएंगे, वो शनिदेव के। अब इसमें अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, मतलब आप ये सोच लो कि पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा अगर आपका कर्क लगन में विराजमान है, तो या तो होगा सिंह नवमांस में, या होगा कन्या नवमांस में, या होगा तुला नवमांस में। ये तीन ही नवमांस, या फिर वृश्चिक नवमांस, ये 4 नवमांस आपको मिल सकते हैं अगर पुष्य नक्षत्र में विराजमान है। तो इन चारों में से किसी में होगा। अब नवमांस कुंडली आपकी कैसी बनती है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है कि आपका उस नवमांस में आके वो चंद्रमा कौन से स्थान में गया। अब लगन है तो नवमांस कुंडली का भी आपको पता चल सकता है। अगर सिंह नवमांस आएगा तो आपके दूसरे स्थान की नवमांस कुंडली बनेगी, क्योंकि सिंह राशि आपके दूसरे स्थान में आती है। अगर कन्या राशि का नवमांस है, मतलब पुष्य नक्षत्र में अगर दूसरा चरण है, तो कन्या राशि में आएगा, तो ये तीसरे स्थान का है।
मतलब आपके नवमांश कुंडली में आपका लगन कन्या बनेगा और चंद्रमा भी वहीं पे विराजमान होगा फिर। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके द्वारा फलों में परिवर्तन बहुत ज्यादा संभव है, लेकिन चंद्रमा के कारकत्वों में परिवर्तन नहीं होगा। कर्क लगन में बैठा हुआ चंद्रमा मोस्ट प्रोबेबली अच्छा फल देता है, बशर्ते चंद्रमा के ऊपर क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं हो, सूर्य से अस्त नहीं हो, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर बहुत कुछ दूसरे ग्रहों का इफेक्ट होता है। जैसे बुध देव के ऊपर 99% दूसरे ग्रह का इफेक्ट रहता है, और सूर्य का तो सबसे ज्यादा रहता है, उसके नजदीक ही रहते हैं। वैसे ही चंद्रमा अच्छे ग्रहों के साथ बैठ के अच्छे फल देते, खराब या पापी ग्रहों के साथ बैठ के वो खराब फल देते, क्योंकि वो कंट्रोल बहुत जल्दी होते हैं। जैसे आपके मन को कोई भी आदमी अपने शब्दों के द्वारा, किसी पिक्चर के द्वारा, किसी सीन के द्वारा बहुत जल्दी चेंज कर सकता है। तो चंद्र ग्रह सेम वैसा ही चीज है। योगियों ने, ध्यान करने वालों ने, ऋषियों ने या हम लोगों के बुजुर्गों ने हमेशा यही बोला है कि मन को कंट्रोल में करो। मतलब आप अपने चंद्रमा को कंट्रोल में करो। किस तरह से कर सकते? गुरुदेव के ज्ञान से, शनिदेव के ध्यान से, सूर्य देव के निरंतर कर्म करने से, कि किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, किसी के प्रति कोई मैल नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं। ईश्वर ने हमको दिया है, वो हम ईमानदारी के साथ सबको देंगे। जिसका जो हिस्सा है उसको वो प्रदान करेंगे। अगर ये गुण विकसित हो जाए तो फिर आपका चंद्रमा चाहे कैसा भी हो, आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। लगन में बैठ के चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान का भी फल देंगे। अब चतुर्थ स्थान का आपके कर्क लगन में स्वामित्व है, शुक्रदेव को प्राप्त है। शुक्रदेव कहां बैठा है, वो भी इस जगह को फलित करेंगे। लेकिन चंद्रमा का महत्व चतुर्थ स्थान के अनुसार भी आपको लगन में फलित होगा। इसलिए हमने बोला था कि इंसान इमोशनल होगा, प्रायकर सच बोलेगा। लगन में जब चंद्रमा विराजमान होता है तो चंद्रमा सत्व गुण प्रधान है, तो प्राय सच बोलता है। अब किसी ऐसे ही ग्रह का इफेक्ट आ गया इनके ऊपर और अपने भोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपसे झूठ बोलना चालू कर दे, वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन चंद्रमा का खुद का गुण सत्व गुण है, तो वो प्रायकर खराब फल आपको नहीं देता है। दूषित हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, तब फिर उसके फलों में चेंज आती है। प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। अब सूर्य आपका कहां विराजमान है? मंगल भी होता है कुछ जगह में। तो ये सब चीजों को देखने के बाद में आप संपूर्ण ग्रहों को जब फलित करेंगे, उसमें विशेष फल आपको देखना पड़ेगा चंद्रमा का। चंद्र कुंडली और लगन कुंडली उतना ही महत्व है एक दूसरे का कि एक दूसरे के बिना अधूरी है। जिस तरह से हम लोग लगन के अनुसार ग्रहों को देखते हैं, उसी तरह चंद्र कुंडली के अनुसार भी ग्रहों को फलित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद में आती है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली वो कुंडली है, वो इफेक्ट है आपके जीवन का जो आपके साथ घटित होगा। उसको रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो रिफाइन होके आती, वो 3.20 डिग्री का रिफाइन होके, कि आपका मान लीजिए कि आपका 10 अंश पे कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आपका तीसरा नवमांश में आएगा। अब तीसरा नवमांश कुंडली में कहां जाके पड़ेगा और वो ग्रह उस स्थान में कहां जाके प्लेस होंगे और आपकी लग्न कुंडली में कहां है, उसके अनुसार आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छे स्थानों में गया है, अच्छे स्थान का स्वामी है लग्न कुंडली में, तो ये आपको खराब फल तो भूल के भी नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसके अनुसार आपने कर्म गंदे कर दिए,
या वर्तमान में कर रहे हैं तो फिर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अगर अपने वर्तमान कर्म खराब करेंगे, नित्य कर्मों को जो धर्मशास्त्र या सनातन धर्म के अनुसार उसको तिलांजलि देंगे, तो फिर वो ग्रह एक्टिव होंगे जो आपको निरंतर कुकर्मों में लगा के रखते। आप ये मत समझिए कि जो आपको प्रारब्ध के द्वारा मिला वो ही मिलता रहेगा, नहीं। हो सकता है जो प्रारब्ध के द्वारा आपको मिला है कि आप बहुत धनी होंगे, गुरु या शुक्र का भी सानिध्य मिल जाए चंद्रमा में और आप बहुत धनी होंगे जैसा बात अगर आपके राजयोग के द्वारा आपकी कुंडली में निर्माण हो जाए, नवमांश कुंडली भी सपोर्ट करे, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे उल्टा, धन आया और भोगों में लगाया, अपने शरीर के भोगों में रत हो जाएंगे, तो फिर धनी होने का कोई औचित्य नहीं है। फिर आप रोगी हो जाएंगे, धनी नहीं होंगे, फिर रोगी हो जाएंगे, क्योंकि योगों को आपने रोगों में कन्वर्ट कर लिया। जन्म कुंडली या कोई भी ग्रह को इसी तरह समझना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि ये यहां बैठा है तो ये कंफर्म इसका फल वैसा मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन अगर उसका काम आपने अपोजिट कर लिया तो फिर वो अपोजिट भी मिलेगा। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।